हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बिल्कुल ही यूनिक और नया टॉपिक लेकर आई हूँ। बवासीर यानी पाइल्स। यूँ तो यह टॉपिक मेरे विभाग का नहीं है, लेकिन गर्भावस्था में 25 से 30% महिलाएं ऐसी हैं जो इस परेशानी से त्रस्त रहती हैं और हम लोगों से तरह तरह के सवाल पूछती हैं। इसीलिए मैं डॉक्टर मुदिता जायसवाल, ढाका मोतिहारी से स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, आप लोगों से इसी विषय पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। प्रेगनेंसी के समय में बहुत से मरीजों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यानी कब्जियत हो जाता है। पखाना करने में पॉटी के मुंह पर बहुत बड़े बड़े फफोले नज़र आते हैं। पॉटी के मुंह को हम लोग अपने मेडिकल की भाषा में एनस कहते हैं। यहाँ बड़े बड़े फफोले नज़र आने लगते हैं, लेकिन ये फफोले वास्तव में फफोले तो नहीं होते हैं, ये होते हैं पाइल्स। पाइल्स को मेडिकल की भाषा में हीमोरॉइड्स कहते हैं। बहुत सी महिलाओं में प्रेगनेंसी के पहले ही यह समस्या होती है, लेकिन बहुत सी महिलाओं में पहली बार यह समस्या गर्भावस्था में होती है। जब यह समस्या पहली बार गर्भावस्था में होती है तो यह अक्सर तीसरी तिमाही में, यानी लास्ट ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है। इसमें बड़े बड़े फफोले एनस के चारों तरफ नज़र आने लगते हैं और टॉयलेट करने पर, पॉटी करने पर, बहुत जोर लगाने पर ये फफोले बाहर आ जाते हैं। जिन महिलाओं में पाइल्स की समस्या पहले से होती है, उनके पाइल्स गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में बहुत बढ़ जाते हैं। आप हमसे यह पूछेंगे कि हर महिला को पाइल्स की समस्या क्यों नहीं होती है, हर महिला को गर्भावस्था में, या हर ऐसी महिला जिसे कब्जियत है उसे यह समस्या क्यों नहीं होती है। तो इसका उत्तर है कि जिन महिलाओं की नाड़ें यानी वेन्स कमज़ोर होते हैं, उनमें यह समस्या ज़्यादा होती है। जेनेटिक वीकनेस के कारण मसल्स, वेसल्स और म्यूकोसा कमज़ोर हो जाते हैं और गर्भावस्था में स्ट्रेन करने पर, स्ट्रेन यानी जोर लगाने पर, कब पैखाने में जोर लगाने पर यह नसें बाहर निकल जाती हैं, फूल जाती हैं और सूज जाती हैं। इसीलिए यह हर महिला को नहीं होती। जिनमें कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है उनमें भी होती है। अब दूसरा सवाल यह उठता है कि यह बाहर कैसे निकल आती हैं गर्भावस्था में, क्यों गर्भावस्था में पाइल्स ज़्यादा हो जाता है। तो इसका सबसे पहला कारण है कि गर्भावस्था में बहुत से हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। ये इंटेस्टिन को रिलैक्स कर देते हैं। इंटेस्टिन्स जो हैं, आंतें शिथिल पड़ जाती हैं, जिससे कब्जियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके चलते जब बहुत ज़्यादा जोर लगाती हैं महिलाएं, तो गर्भाशय का प्रेशर, उसमें पड़े हुए बच्चे का प्रेशर जब वेन्स पर पड़ता है, पेल्विक वेन पर पड़ता है, एनस के वेन पर पड़ता है, तो मसल, म्यूकोसा और मोटे मोटे वेन बाहर निकल आते हैं और वो बहुत फूले फूले नज़र आते हैं। ये इतने भारे ज़्यादा बाहर निकल आते हैं कि एकदम महिला परेशान हो जाती है। ये पाइल्स दो तरह के होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जैसे पखाना करते समय, पॉटी करते समय ये बाहर आ गए, लेकिन जैसे ही पॉटी की क्रिया समाप्त हुई, महिला खड़ी हुई, उसका अपने आप पाइल्स अंदर चला जाता है। तो यह बहुत सीरियस बात नहीं होती है। लेकिन कोई कोई पाइल्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो जब बाहर निकल आते हैं, मोटे मोटे वेन्स, सूजे हुए वेन्स, तो वो अंदर नहीं जाते हैं और महिला को बहुत परेशानी होती है। इसके सिम्टम क्या क्या हैं? आइए अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। बवासीर में कभी कभी बहुत ज़्यादा खून गिरता है। पॉटी करने से पहले बहुत ज़्यादा खून गिरता है और उसके बाद पॉटी होती है, कड़ी पॉटी होती है। इसमें दर्द होते हैं, जलन होता है, इरिटेशन होता है और महिला को अंडर पैंट्स पहनने में भी बहुत दिक्कत हो जाती है। ये काफ़ी सूज जाते हैं और महिला बहुत परेशान हो जाती है। कायदे से तो पाइल्स का ट्रीटमेंट सर्जन को करना चाहिए, लेकिन बहुत सी महिलाएं गर्भावस्था में या ऐसे भी शर्म के कारण हम लोगों के पास चली आती हैं,
तो फिर हम लोगों को इसे चेक करके इसका ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और हम आपको बता दें कि गर्भावस्था में अगर पाइल्स हो गया तो जहाँ तक संभव होता है इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट को अवॉइड करना चाहिए और मेडिकल ट्रीटमेंट ही दिया जाता है। ट्रीटमेंट सिम्प्टोमेटिक होता है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट का अर्थ हुआ कि महिला को जो परेशानी है उस परेशानी को ठीक किया जाए ताकि उसे आराम हो और वह पूरा गर्भकाल अपना अच्छे से पास कर ले और डिलीवरी के बाद अगर ज़रूरी पड़े तो सर्जिकल ट्रीटमेंट कराए। तो आइए अब हम इसके सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा फोकस हम लोगों का फूड हैबिट पर होता है। हम महिलाओं को ऐसी सलाह देते हैं कि आप ऐसा खाना खाएं जिसके चलते आपको कब्जियत ना हो या कम से कम हो। तो इसमें कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं, कौन कौन से भोजन हैं, तो हरी सब्जियां, फल, होल ग्रेन्स। तो अब कुछ सब्जियों और फलों के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इन सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि इन सब्जियों में बहुत ज़्यादा इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जो स्टूल की कंसिस्टेंसी को बढ़ा देते हैं। जमीन के नीचे पाए जाने वाले सब्जी और फल जैसे गाजर, शकरकंद, चुकंदर, इन सबों का भी काफ़ी प्रयोग करना चाहिए। इसके भी फाइबर्स बहुत ज़्यादा स्टार्च वाले होते हैं। इनके स्टार्च रेजिस्टेंट होते हैं जो स्टूल के बल्क को यानी अमाउंट को बढ़ा देते हैं। बैगन एक ऐसी सब्जी है जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और वाटर होता है, लेकिन इसके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि यह बवासीर में अच्छा फ़ायदा करता है क्योंकि इसमें एक कोलेंजेनिक एसिड होता है जो इन्फ्लामेशन को कम करता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इससे बवासीर की परेशानी बढ़ जाती है। तो जिस पेशेंट को बैगन खाने से परेशानी नहीं होती है हम लोग उन्हें सलाह देते हैं कि आप इसे खाएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फाइब्रस है और स्टूल को बहुत सॉफ्ट भी बनाता है। आइए अब हम कुछ फ्रूट्स की बात करते हैं। फ्रूट्स में सिट्रस फ्रूट जैसे नारंगी, अंगूर, नींबू, मौसमी, ये फल ऐसे हैं कि इनमें विटामिन सी होता है और बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं। ये विटामिन सी इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, बवासीर के सिम्टम को भी कम करते हैं। आपको एप्पल भी खाना चाहिए। एप्पल में भी बहुत फाइबर है, लेकिन एप्पल को छिलका के सहित खाएं। उसमें पेक्टिन होता है जो स्टूल को सॉफ्ट करता है। इसके बाद एक फ्रूट है प्रून का जूस पीने से बहुत अच्छे से कॉन्स्टिपेशन रिमूव होता है। उसे डेली भी पिए तो कोई हानि नहीं। और प्रून जूस में बहुत ज़्यादा सॉर्बिटॉल होता है जो स्टूल को सॉफ्ट करता है, कंसिस्टेंसी बढ़ाता है और गट के मूवमेंट को भी बढ़ाता है। फिर आपको होल ग्रेन्स खाना चाहिए। होल ग्रेन्स में आपको आते हैं ब्राउन राइस, चोकर वाली रोटी, बाजरा, ये सभी होल ग्रेन्स में बहुत ज़्यादा फाइबर है जो आपके स्टूल को अच्छा बनाएंगे। आपको स्टूल में स्टेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से लेग्यूम्स जैसे रहर दाल, मसूर दाल, चना दाल, राजमा, इन सबों का भी सेवन करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में पंपकिन सीड, अखरोट, आलमंड यानी कागजी बादाम का भी सेवन आप ज़रूर करें। और सबसे बड़ी बात, इन सबों से ऊपर आपको पानी बहुत पीना चाहिए, कम से कम 4 लीटर पानी। यह पानी भी स्टूल को काफ़ी सॉफ्ट बनाता है क्योंकि जब आप पानी नहीं पीते हैं तो पूरा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और स्टूल कड़ा हो जाता है। कम से कम 4 लीटर पानी। लेकिन अगर आपको पानी पीने में परेशानी हो रही है तो फिर आप नारियल का पानी पी सकते हैं, नींबू का पानी पी सकते हैं, दाल का पानी पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं, चावल को पसाकर जो माड़ आता है उस पानी को पी सकते हैं। किसी भी तरह तरल पदार्थ का सेवन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इससे भी आपको कब्जियत नहीं होगी और आपको फ़ायदा होगा। तो ये तो फूड हैबिट्स की बात हुई। लेकिन अगर फूड हैबिट्स से आपके पाइल्स में कोई सुधार नहीं हो रहा है, आपको बहुत परेशानी हो रही है या आपके पाइल्स बाहर आ गए हैं जो अंदर की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, उसमें दर्द है, सूजन है, तो फिर हम लोग एक सीज बाथ के लिए कहते हैं। ये सीज बाथ
को पाइल्स के पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं। इसमें एक बड़े टब में गर्म पानी लिया जाता है। उस गर्म पानी में कोई भी एंटीसेप्टिक जैसे बिटाडीन और डिटॉल डालकर पेशेंट को 24 घंटे में 2, 3, 4 बार हम लोग बैठने के लिए कहते हैं और उसमें वो बैठती हैं। बैठने के बाद उसकी सिकाई होती है, एक्चुअली उस पाइल्स की सिकाई होती है और उसके बाद वो उठती हैं। तो फिर उन्हें अच्छे से ड्राई करके चिकित्सा परामर्श से डॉक्टर से पूछकर आप एप्रोप्रिएट मलहम उस पर या क्रीम या ऑइंटमेंट जो भी हो लगा सकते हैं। लेकिन टब में बैठना बड़ा ही मुश्किल होता है गर्भवती महिलाओं के लिए, खास करके जब वो बहुत ज़्यादा मोटी हैं। तो अगर किसी तरह बैठ भी जाएं तो फिर उन्हें उठना बहुत मुश्किल हो जाता है और पेशेंट भी बहुत परेशान होती है, किस तरह बैठेंगे टब में, किस तरह उठेंगे। तो इसके लिए आजकल मार्केट में एक बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट आ गया है जिसे हम लोग सीज बाथ टब कहते हैं। इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप इस तस्वीर को देखिए। और इस सीज बाथ टब के साथ साथ इसमें एक बैग भी होता है और साथ साथ एक पंप भी होता है। ये जो आपका सीज बाथ टब है वह वेस्टर्न टॉयलेट में एकदम अच्छे से फिट बैठ जाता है और जैसे ही महिला गर्म पानी डालकर उसमें बैठती हैं उस जगह की उस लोकल एरिया में अच्छे से सिकाई हो जाती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी सिकाई होती है आपको उस बैग से और पंप से। उस बैग में आप गर्म पानी भर लें और उस पंप को अपने हाथ में ले लें और उसको स्क्वीज करने से एक फवारा निकलता है गर्म पानी का जो एकदम पाइल्स की जगह पर सिकाई कर देता है। इस प्रकार ये सीज बाथ टब बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और आप इसकी तस्वीर देख लें, हम दोनों तस्वीर दिखा रहे हैं, बाथ टब की भी और साथ साथ उस पंप की भी और वाटर बैग की भी। लेकिन जिसके घर में वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है तो वो भी ना घबराएं, एक ऐसा स्टूल ले लें या ऐसा चेयर ले लें जो बीच से गोल कटा हो और उसमें आप इसे फिट कर लें। फिर तो गर्भवती महिला को इस पर आराम से बैठने और उठने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपके पाइल्स की समस्या फूड से या सीज बाथ से नहीं ठीक हो रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, तो फिर आप मेडिसिन ले सकते हैं डॉक्टर से परामर्श करके। अपने मन से कोई भी लैक्सेटिव आप ना लें, क्योंकि कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव फ़ायदा करने के बजाय हानि कर जाता है। इतना दर्द उठ जाता है कि समय के पहले पानी की थैली फूट जाती है, लेबर पेन शुरू हो जाता है और कोई भी क्रीम जो आपको लगाना हो आप उसे चिकित्सीय परामर्श से लें। ऐसे तो कोई भी ऑइंटमेंट प्रायः कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता है, सिर्फ वही विटामिन ए कंटेन करने वाला ऑइंटमेंट, यानी जिस ऑइंटमेंट में विटामिन ए है उसी को हम लोग प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, उसी को हम लोग मना करते हैं। लेकिन फिर भी कोई भी ऑइंटमेंट लेना हो तो आप एक बार चिकित्सक से अपने परामर्श करें, अपने पाइल्स को दिखाएं और उसके बाद ही ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करें। इसके बाद इतना ही नहीं है, जब आपका यह सब करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, ऑइंटमेंट के बाद भी ठीक नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत वीकनेस हो रहा है, तो फिर चिकित्सक आपको ब्लड रोकने की दवा देते हैं। आपको अगर बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की तरह नज़र आ रहा है तो पेन किलर और एंटीबायोटिक भी दिया जाता है ताकि पेशेंट को इम्प्रूवमेंट हो जाए। और जब पेशेंट की यह बीमारी ठीक हो जाती है, फिर कुछ दिन के लिए पेशेंट एकदम सही हो जाती है, लेकिन फिर यह बीमारी हो सकती है। इसलिए पूरे गर्भावस्था के समय आप अलर्ट रहें और जब आपकी डिलीवरी हो जाए तो उसके बाद आप सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्ट कर सकते हैं अगर यह आपको बार बार हो रहा है तो। लेकिन सर्जिकल ट्रीटमेंट के बाद भी इसका रिकरेंस काफ़ी होता है और आजकल लेकिन बहुत अच्छे अच्छे मेथड आ गए हैं, लेजर से ट्रीटमेंट हो रहा है पाइल्स का, तो आप उन चीज़ों को ऑप्ट कर सकते हैं, वह सब ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद। अगर आपको पाइल्स से संबंधित मेरी यह जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप इसे ध्यान से सुने और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी इससे कुछ फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।